हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 2 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली प्लान जो है 499 रुपीज़ का है, जो मंथली है वो 99 रुपीज़ का और एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बायोपॉक के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ये एक तरह का मूवमेंट है जो कि एंड कर देगा किसको, ट्रेड वॉर को और बायपोलर वर्ल्ड को। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है ये जो टर्म है इसका यूज़ किया जाएगा पीपल के कलेक्टिव एक्सपीरियंस को रीइंफोर्स करने के लिए और उनको यूनाइट करने के लिए। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है लेकिन दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए बायोपॉक न्यूज़ में था लेकिन ये पॉपुलर कब हुआ, जब ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट चला तब। देखिए बायोपैक जो है ना वो स्टैंड किसके लिए करता है, ब्लैक, इंडिजीनियस और पीपल ऑफ कलर के लिए स्टैंड करता है। आइए फर्दर इन्फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। देखिए ये जो मूवमेंट है ना वो ये अर्ज करता है ना कि जो स्किन कलर, रेस और हेयर है उसकी डाइवर्सिफिकेशन को एक्नॉलेज किया जाए और साथ में ही ये एडवोकेट किया जाए उसकी इंक्लूसिविटी को और रिप्रेजेंटेशन को। कहाँ पे, लाइफ के हर क्षेत्र में। तो इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। और जो दूसरा स्टेटमेंट है उसकी बात कर ले, ये जो टर्म है ना वो यूज ही इसीलिए किया गया है जिससे कि पीपल के कलेक्टिव एक्सपीरियंस को रीइंफोर्स किया जा सके और साथ में उनको यूनाइट किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए जो स्टेटमेंट 2 था वो बिल्कुल करेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बायोपॉक के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन किए गए हैं। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं और पता करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट में ये है कि आर्टिकल 47 जो है ना वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये प्रोवाइड करता है कि प्रोटेक्शन टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो रिलीफ ऑफ द डिसेबल्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो सब्जेक्ट है वो स्पेसिफाई किया गया स्टेट लिस्ट में, कहाँ पे, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो तो इनकरेक्ट है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना यूएन ने एक गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अंतर्गत क्या होगा, पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जो डिसेबल पीपल हैं उनको एक्सेस टू जस्टिस सिस्टम को और ईजियर बनाया जाएगा, जिससे कि जो डिसेबल पीपल है ना वो जस्टिस को और आसानी से पा सके। कहाँ पे होगा ये पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होगा, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। देखिए जो आर्टिकल 41 है ना डीपीएसपी का, उसमें ये प्रोविज़न है कि कोई ऐसा इंसान जो अनएम्प्लॉयड हो, ओल्ड एज है या सिकनेस है या डिसेबल है, उसको सब कुछ सारे इफेक्टिव जो स्टेट होगा ना वो अपने इफेक्टिव प्रोविजन से उसको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। जैसे राइट टू वर्क को सिक्योर करेगा, एजुकेशन को सिक्योर करेगा, पब्लिक असिस्टेंस को भी सिक्योर करेगा, इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो जो ये है आर्टिकल 41 के अंतर्गत है ना कि 47 के अंतर्गत, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना, रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, ये जो है स्पेसिफाई किया गया स्टेट लिस्ट में और ये 7th शेड्यूल के अंतर्गत आता है, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था बिल्कुल करेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कावकास्ट 2020 के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ये एक तरह की मल्टीनेशनल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट की जाएगी रशिया में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो SCO के मेंबर है, मतलब शंघाई कोऑपरेशन के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इस एक्सरसाइज में। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करेगा इस मिलिट्री एक्सरसाइज में। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। देखिए ये पहले भी न्यूज़ में था और मैंने इस पर पहले भी क्वेश्चन फ्रेम किया था, लेकिन उसमें क्या था कि इंडिया पार्टिसिपेट करने वाला था, लेकिन अब क्या हुआ है, इंडिया ने अपने पार्टिसिपेशन को वापस ले लिया है, तो इसीलिए दोबारा न्यूज़ में था, इसीलिए क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है कावकास्ट 2020 से कोविड-19 की वजह से, तो ये ऑफिशियल रीजन था। और कावकास्ट 2020 के बारे में बात कर ले तो एक मल्टीनेशनल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जो कि रशिया में कंडक्ट की जाएगी
और कहाँ पे कंडक्ट की जाएगी, अस्त्रखान प्रोविंस में, सदर्न रशिया में। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 जो था बिल्कुल करेक्ट था। एससीओ के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट था। और इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है, इसलिए स्टेटमेंट जो थर्ड था वो इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी काफकाज 2020 के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशंस के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको गवर्न किया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के अंतर्गत। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है किसके साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। कब, लोकल बॉडी इलेक्शन के इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में एक मीटिंग की गई थी, किसके बीच, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बीच, इलेक्शन कमीशन के बीच और लॉ मिनिस्ट्री के बीच। इस मीटिंग में ये डिस्कस किया गया कि कॉमन इलेक्टोरल रोल को यूज़ किया जाए कहाँ कहाँ, पंचायत के इलेक्शन में, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में, स्टेट असेंबली के इलेक्शन में और लोकसभा के इलेक्शन में। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना वो गवर्न किया जाता है सेपरेट एक्ट के अंतर्गत, ना कि जो अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट में देखा था, ना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के अंतर्गत। इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। आइए फर्दर इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होता है ना, कुछ स्टेट के जो लॉ है ना वो अलाउ करते हैं किसको, स्टेट इलेक्शन कमीशन को, कि वो बोरो कर सकती है इंडियाज़ वोटर रोल को, किससे, इलेक्शन कमीशन से, लोकल बॉडी इलेक्शंस कराने के लिए। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनके पास खुद का इलेक्टोरल रोल्स है और उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो ईसी के रोल को अडॉप्ट करें अपने लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए। कुछ स्टेट के नाम दिए गए हैं जिनके पास खुद का इलेक्टोरल रोल है, तो आप एक बार उस पर नज़र डाल सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं कि देखिए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है ना वो खुद सुपरवाइज कर सकता है म्यूनसिपल और पंचायत इलेक्शन को, और वो खुद ही इलेक्टोरल रोल्स को भी प्रिपेयर कर सकता है लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए। और कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि उसको इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़े इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए। तो जो स्टेटमेंट 2 था ना इसीलिए वो भी इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ना वो शुगर केन प्राइसिंग के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है ना वो मिनिमम प्राइस है जो कि लीगली गारंटी किया जाता है किसको, शुगर केन फार्मर्स को, कि वो उनको मिलेगा किसके द्वारा, शुगर मिल्स के द्वारा। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है ना वो खुद का अपना शुगर केन प्राइस फिक्स करते हैं, जिसे कहा जाता है स्टेट एडवाइजरी प्राइसेस, जो कि यूजुअली ज़्यादा होता है कितना, किससे, सेंटर्स के एफआरपी से। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए रिसेंटली एफआरपी को अप्रूव किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। देखिए जो एफआरपी है ना वो मिनिमम प्राइस गारंटी करता है किसको, शुगर केन फार्मर्स को, जो कि दिया जाएगा शुगर मिल्स के द्वारा। इसलिए स्टेटमेंट 1 जो था करेक्ट था। देखिए जो मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ना जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, वो खुद का प्राइस फिक्स करते हैं जिसे कहा जाता है स्टेट एडवाइजरी प्राइजेस, जो कि हायर होता है एफआरपी से। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी बिल्कुल करेक्ट था। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था एफआरपी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वो ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में है। हमें ये बताना है कि ये इंडिया में नेचुरली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। महाराष्ट्र कोस्ट, उड़ीसा कोस्ट, आंध्र प्रदेश कोस्ट। तो बताइए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये तीनों जगह पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो ऑलिव रिडले सी टर्टल है ना उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत लिस्ट कर दिया गया है शेड्यूल 1 की कैटेगरी में। ये जो ऑलिव रिडले टर्टल होते हैं वो स्मॉलेस्ट हैं और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सी टर्टल हैं पूरे वर्ल्ड में। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं, पैसिफिक और इंडियन ओशन में। आप गहीर माथा बीच है ना केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में पड़ता है ये एक पार्ट है किसका, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ये जो एरिया है ना ये लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है इस टर्टल्स के लिए, ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए। अब देखिए जो ग्रीन टर्टल है और ऑलिव रिडले टर्टल है वो जाने जाते हैं महाराष्ट्र में भी अपने नेस्टिंग के लिए। और गोवा के एरिया में अगर आप देखेंगे ना तो ये जो 3 स्पीसीज़ है, ऑलिव रिडले टर्टल, लेदरबैक टर्टल और ग्रीन टर्टल, ये तीनों पाई जाती हैं वहाँ पे।
देखिए आंध्र प्रदेश कोस्ट में ना हाल में ही कुछ टर्टल्स को मरा हुआ पाया गया है, इसीलिए ये आंध्र प्रदेश कोस्ट में ये हाल में ही देखा गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है वो ग्रांट करता है अप्रूवल को, जिससे कि मिनरल्स को सोर्स किया जा सके, कहाँ से, ईजी से और कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। कहाँ पे, इंडियन ओशन में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो रिम एसोसिएशन है वो बेस्ड है ओपन रीजनलिज्म के प्रिंसिपल पे, जो कि स्ट्रेंथन करेगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और साथ में सोशल डेवलपमेंट को इंडियन ओशन रीजन में। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन पहला इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए इन हो जाता है सही। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो इंडियन ओशियन रिम है ना वो रिच है किसमें, स्ट्रैटेजिक प्रीशियस मिनरल्स और मेटल्स में, और साथ में अदर नेचुरल रिसोर्सेज में। देखिए जो मरीन रिसोर्सेज और एनर्जी है ना ये सारा कुछ सोर्स किया जा सकता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से भी और डीप सी बेड से भी। तो ये हो गई रिम की बात। देखिए जो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए जो अप्रूवल दिया जाता है ना वो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है, ना कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के द्वारा। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। आइए फर्दर इन्फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। देखिए ये जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है ना वो एक तरह का ट्राईपार्टीट है इन नेचर में, जहाँ पे क्या है 3 लोग हैं। कौन कौन है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट है, बिजनेस है और एकेडमिशिया है, जो कि प्रमोट करेंगे कोऑपरेशन को और क्लोजर इंटरेक्शन को। देखिए जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है ना वो बेस्ड है ओपन रीजनलिज्म के प्रिंसिपल पे, जहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया जाता है ट्रेड फैसिलिटेशन और इन्वेस्टमेंट के द्वारा, और प्रमोट किया जाता है सोशल डेवलपमेंट को इस रीजन में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है उसमें कुछ आइलैंड्स मेंशन है, हमें उन आइलैंड्स को नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करना है। तो आइलैंड्स को देख लेते हैं, पैरासल आइलैंड्स, कुरिल आइलैंड्स, सिनकाकू आइलैंड्स एंड चैगोज आइलैंड। तो इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करेंगे तो करेक्ट कोड क्या होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका करेक्ट आंसर ए है। आइए देख लेते हैं इसको। देखिए जो कुरिल आइलैंड है ना वो वोल्केनिक आर्कीपेलागो है जो कि रशिया में है। ये जो आर्कीपेलागो है ना वो अलग करता है किसको किसको, सी ऑफ ओखोस्ट को और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन को। ये जो आइलैंड है वो डिस्प्यूटेड आइलैंड है किसके बीच में, रशिया और जापान के बीच में। सेंकाकू आइलैंड की बात करें तो अनइनहेबिटेड आइलैंड है, कहाँ पे, ईस्ट चाइना सी में। यहाँ पे किसका किसका डिस्प्यूट है, जापान और चाइना का। पैरासल आइलैंड जो है वो है साउथ चाइना सी में, ये भी एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है। और जो चैगोज आइलैंड है वो पाया जाता है इंडियन ओशन रीजन में। तो देख लेते हैं इनको मैप में भी। तो देखिए ये है कुरिल आइलैंड्स, ये देखिए सी ऑफ ओखोस्ट है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, इसको अलग करता है ये। और ये रहा जापान और ये रहा रशिया, ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है दोनों के बीच में। अगर हम सेंकाकू आइलैंड की बात करें तो ये पाया जाता है ईस्ट चाइना सी में। देखिए जापान का रीजन है, ये चाइना का रीजन है, तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड है। तो अगर आप नॉर्थ से ऊपर चलेंगे तो रशिया के रीजन से आएंगे यहाँ से, तो ये इसके नीचे आएगा। जो फर्दर आइलैंड है उनको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए जो पैरासल आइलैंड्स है ना वो साउथ चाइना सी में है, यानी ईस्ट चाइना सी के भी नीचे। और जो चैगोज आर्कीपेलागो है वो कहाँ पे, इंडियन ओशन रीजन में, इंडिया के नीचे और मालदीव्स के पास, ये मालदीव्स का रीजन रहा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आइलैंड्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है उसमें कुछ पेयर्स मेंशन किए गए हैं। एक तरफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं और दूसरी तरफ कंट्रीज़ हैं जो परफॉर्म करती हैं उनको। तो हमें बताना है कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। पहला देख लेते हैं, इक्विवेरियन जो है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है, धर्मा गार्डियन इंडिया और जापान के बीच में, शक्ति जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में, और डुस्लिक इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। तो बताइए कौन कौन से पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सेकंड और थर्ड जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए पूरी लिस्ट है एक्सरसाइजेस की, आप एक बार पूरा नज़र डाल सकते हैं। देखिए इक्विवेरियन किसके बीच में होता है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। मैत्री जो है ना वो इंडिया और थाईलैंड की एक्सरसाइज है। धर्मा गार्डियन इंडियन और जापान की। शक्ति जो है वो इंडिया और फ्रांस की है। दुस्लिक जो है वो इंडिया और उज़्बेकिस्तान की है। और कैजिन जो है वो इंडिया और कजाकिस्तान की है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एक्सरसाइजेस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे।
जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो एनआरए के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि एक ऑटोनोमस प्रीमियस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंडक्ट करता है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को, किसके लिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए कंट्री में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको चेयर किया जाता है एमिनेंट एजुकेशनिस्ट के द्वारा, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं एमएचआरडी के द्वारा। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो एनआरए है ना वो एक तरह की सोसाइटी होगी जो कि रजिस्टर की जाएगी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। देखिए जो एनआरए है वो क्या करेगी, एक कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जाम कराएगी जो कि होगा रिक्रूटमेंट के लिए सारे सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए या जॉब्स के लिए। ये जो होगा इसमें एक सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके स्कोर के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट होगा वो वैकेंसीज को अप्लाई कर सकता है रिस्पेक्टिव एजेंसी में। और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है उसको भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए जो एनआरए है ना वो हेड किया जाएगा किसके द्वारा, चेयरमैन के द्वारा, जो कि रैंक होगा किसका, सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी रैंक का आदमी होगा वो इसको हेड करेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एनआरए के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। Okay, we have reached to the end. If you found it knowledgeful, please hit the like button, share this video and subscribe to our channel. If you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video. Have a good day.